नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों कल क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा मेरे स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत हो गई थी। दरअसल घर में कुछ साफ़ सफाई कर रहा था तो थोड़ा फिसल गया, तो थोड़ा पैर में चोट आ गई और थोड़ा ज़्यादा ही चोट आ गई, तो उसकी वजह से मैं क्लास नहीं दे पाई आपको और आज क्लास दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। दोस्तों इस क्लास में हमने हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत सारी पढ़ ली हैं। आप एक तरीके से उत्तराखंड का जो आधुनिक काल है अब उसकी तरफ बढ़ रहे हो। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, इससे पहले हमने स्वाधीनता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका को पढ़ा था, महिलाओं की भूमिका को पढ़ा था, तराई भाबर के इतिहास को पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों पृथक राज्य आंदोलन। पृथक राज्य आंदोलन जो क्लास है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, ये जो टॉपिक है पृथक राज्य आंदोलन, इस टॉपिक को आपका परीक्षा वाणी ने भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। देखिए दोस्तों, जब बुकों का चयन करते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी बुक को पढ़ते हो तो उसका पर्पज़ होना चाहिए। जैसे अजय रावत की बुक को हम पढ़ते हैं तो उसका पर्पज़ यह है कि वह हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझाते हैं। अभी अजय रावत से आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है, ऐसा नहीं कि अजय रावत ख़त्म हो गया। अभी तो ये समझिए कि अजय रावत मैंने आपको 65% पढ़ा दिया है। 35% या फिर 30% कह लीजिए लगभग अजय रावत मैंने आपको और पढ़ाना है। और बाकी जो अब हमारा सारा फोकस रहेगा वो परीक्षा वाणी पर रहेगा, क्योंकि फिर से सुनिए, परीक्षा वाणी जो है बिना इस बुक को पढ़े आपको सफलता नहीं मिल सकती है, आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने और सरकार ने मिलकर के ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का फैसला लिया है। कुछ स्टूडेंट इसको मजाक में ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यह मजाक नहीं, बिल्कुल सीरियसली है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के सामने भले ही कोरोना वगैरह जो भी है, उसका जो सरकारी नौकरी है उनका इस टाइम पे बहुत बड़ा प्रेशर है कि किसी भी प्रकार से छात्रों को खुश किया जाए। तो मैं आपको एक चीज़ दावे के साथ बता रहा हूँ, इसको हल्के में न लें। दिसंबर 2020 ख़त्म होने से पहले आपको यूके SSSC जरूर एक बड़ा एग्ज़ाम कराएगा। और बड़ा एग्ज़ाम कौन है? बड़ा एग्ज़ाम है 746 वैकेंसी वाला जो आपका क्लर्क का एग्ज़ाम है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाहे आप फॉरेस्ट का एग्ज़ाम ले लीजिए दोस्तों, फॉरेस्टर वाला जो एग्ज़ाम है इसमें मुश्किल से 20-30 हज़ार लोग बैठेंगे एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा 40,000 लोग बैठेंगे, इससे ज़्यादा तो बैठेंगे नहीं। या आप जेई वाला ले लीजिए, या आप कुछ पंतनगर के एग्ज़ाम ले लीजिए, ये छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा ऐसा काम करती है जिससे कि उसकी पॉलिटिक्स भी चमके और उसको हर तरीके से बेनिफिट हो। तो आप ये मान के चलिए 746 जो वैकेंसी है ये अलग अलग विभागों में क्लर्क की पोस्ट है और बहुत बड़े लेवल की पोस्ट है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 1 लाख बच्चा ये एग्ज़ाम देगा, आप ये मान के चलिए कम से कम, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ये पूरी कोशिश रहेगी कि 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले ये एग्ज़ाम करा ले। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे और मैं आपको 99% दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले हो जाएगा। और ऑफलाइन तो होगा ही होगा, लेकिन अगर जिस प्रकार से ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है 90% ये भी चांस है कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि इन्होंने टेंडर जो है देने लग गए हैं कंपनियों को। और कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन नहीं हो सकते, ये सब ऐसा गलत है। देखो ऑनलाइन मानता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर के सेंटर कम हैं, लेकिन दोस्तों ये सरकार इतनी मतलब ख़तरनाक है। अगर ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बीजेपी गवर्नमेंट का यही एक सबसे बड़ा है कि ये अपनी मनमानी करते हैं। अगर इनकी मन की आएगी कि ऑनलाइन कराना है तो ये राज्य से बाहर भी सेंटर करा देंगे। और दूसरी बात, अगर राज्य में ही सेंटर कराना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। क्या करेंगे कि एग्ज़ाम जो 1 दिन में होता है उसको 3 दिन में कंडक्ट कर देंगे। अगर 1 लाख स्टूडेंट है तो वो 30-30 हज़ार करके वो 3 दिन में पेपर करा देंगे। आप चिंता मत कीजिए, वो काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट सत्ताधारी पार्टी जो करना चाहती है, अगर सरकार जिस काम के पीछे पड़ जाएगी तो वो काम करा ही देती है। और हाँ, उत्तराखंड में भले ही कंप्यूटर सेंटर कम है, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि हम 1 लाख बच्चों का एग्ज़ाम न करा सकें, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भले ही हो सकता है ये ऑनलाइन का प्रोसेस फेल हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सक्सेसफुली हो, लेकिन शुरू में मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू के 2-4 एग्ज़ाम जो आयोग ऑनलाइन कराएगा वो बहुत ज़्यादा फेयर होंगे
और बिल्कुल एकदम डंके की चोट पे होंगे, क्योंकि आयोग की साख भी दांव पर लगी हुई है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बस ये मान के चलिए कि आपका दिसंबर 2020 तक आपको बिल्कुल एकदम साधु बन के रहना है, विद्यार्थी पंचलक्षणम होके रहना है। और अगर वो रह लोगे तो एक एग्ज़ाम बढ़िया सा दो, बढ़िया सा 70+ स्कोर कीजिए, तो जो है आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। और एक चीज़ बता दूं, पहली बार जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो बहुत सारे लोग तो कंप्यूटर में जिनको आदत ही नहीं होती है, इसकी वजह से भी उनको ऑफलाइन की आदत पड़ी होती है, तो थोड़ा सा कंप्यूटर के संपर्क में भी रहिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ कोई दिक्कत नहीं है, उस पर केवल कर्सर ही तो चलाना है, लेकिन आदत होनी चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पृथक राज्य आंदोलन, ये मेरा बताने का कर्तव्य था, बाकी काम आपका है, ठीक है। पृथक राज्य आंदोलन, पृथक राज्य बनाने की सर्वप्रथम मांग 5-6 मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में की गई थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, परीक्षा वाणी में ये सारी चीज़ें हैं, तो आप कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, इस नोट्स को भी पढ़िएगा और परीक्षा वाणी को भी पढ़िएगा, ठीक है। अजय रावत में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अजय रावत जो इतिहास बताता है वह 1947 तक का इतिहास ही बताता है। पाषाण काल से लेकर के 1947 तक का इतिहास वो बताता है। उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद उत्तराखंड में क्या हुआ वह उनको नहीं बताते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों 5 से 6 मई 1938 को यह अधिवेशन हुआ था श्रीनगर में, पौड़ी में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इस समय पहली बार मांग उठाई गई थी कि एक पृथक राज्य उत्तराखंड बनना चाहिए। 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन जी ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। दोस्तों पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, गणदेश सेवा संघ, इसकी स्थापना श्रीदेव सुमन ने की थी दिल्ली में। अब दो चीज़ें हैं दोस्तों, एक है गणदेश सेवा संघ और एक है टिहरी प्रजामंडल। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, टिहरी प्रजामंडल, प्रजातंत्र या प्रजामंडल। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है छात्रों को। देखिए 1938 में गणदेश सेवा संघ बना और आगे चल के 1939 में यानी एक साल बाद टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई। दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। टिहरी प्रजामंडल इसलिए बनाया गया था और टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून से हुई। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना या टिहरी प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ हुई? देहरादून में। और अगर हम बात करें गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में, ये जो हुई दिल्ली में हुई। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों ये बनाया, क्यों गणदेश सेवा संघ बनाया, क्यों टिहरी प्रजामंडल बनाया, दोनों में क्या अंतर है? देखिए दोस्तों, गणदेश सेवा संघ एक ऐसा संघ था जिसमें बहुत सारे लोग थे। दिल्ली में श्रीदेव सुमन के प्रयासों से यह बना। इसका उद्देश्य था कि उत्तराखंड वाला जो गढ़वाल वाला, कुमाऊं वाला जो हिस्सा है, इसको एक नया राज्य बनाया जाए। लेकिन जो 1939 में टिहरी प्रजामंडल बनाया गया दोस्तों, उसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि टिहरी में जो राजतंत्र चल रहा है, यानी जो राजा का शासन चल रहा है, उसको हटा करके क्यों ना टिहरी में लोकतंत्र या प्रजातंत्र स्थापित किया जाए। तो ये श्रीदेव सुमन ये चाहते थे कि टिहरी में जो राजतंत्र है उसको हटा करके, जिस प्रकार से अंग्रेज पूरे देश में चुनाव करा रहे हैं, ये सब करा रहे हैं, तो इस प्रकार से टिहरी में भी हो, वो ये चाहते थे। तो वो 1939 से टिहरी प्रजातंत्र या टिहरी लोकतंत्र जो भी कह सकते हैं, प्रजामंडल भी कह सकते हैं। लेकिन 1938 में क्या हुआ था? गणदेश सेवा संघ था। तो दोनों में आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अच्छा मुझे कैसे पता चला, और आप लोग खुद आज कमेंट कीजिएगा कि बहुत सारे पुराने स्टूडेंट भी होंगे, पहले से पढ़ते हैं, कितने लोगों को ये जो टॉपिक था ये कंफ्यूज करता था, गणदेश सेवा संघ क्या है और टिहरी प्रजामंडल क्या है, दोनों में यही डिफरेंस है। दोस्तों ये दरअसल मुझे पता कैसे चला, क्योंकि मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट की लाइफ जीता हूँ और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में छात्रों को किस पॉइंट पे दिक्कत आती है।
और क्या क्वेश्चन उत्तराखंड में बनते हैं। दोस्तों पढ़ाते सभी लोग हैं, मैं यही बोलता हूं कि मेरे पढ़ाने में यही एक डिफरेंस है जो मेरे स्टूडेंट आकर मुझे बताते हैं कि गुरुजी आप उस पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट करते हो जो पॉइंट एग्जाम में अपने आप ही आ जाता है। जैसे हम इस पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं और आप देखना अभी गणदेश सेवा संघ और टिहरी प्रजामंडल पर मैं बात कर रहा हूँ ना, आप अपनी आंखों से खुद देख लेना, जो आपके पेपर होंगे आने वाले देखना उनमें या पुराने पेपरों में ये क्वेश्चन बने होंगे। तो दोस्तों यही एक टीचर की निशानी भी है और यही हमारे पढ़ाने का कर्तव्य भी है। और आपको जिन लोगों को आज से पहले इसमें टिहरी गणदेश सेवा संघ और टिहरी प्रजामंडल में अंतर पता नहीं था और आज उनको पता चल गया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो मुझे पर्सनल मैसेज करके कमेंट करते हैं कि हाँ गुरुजी आज हमने ये नया सीखा। और दोस्तों जिस दिन कुछ नया नहीं सीखा तो फिर उस दिन का फ़ायदा है क्या। लूसेंट, परीक्षा वाणी ये तो हम रोज़ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे कोरोना वायरस ही है, कोरोना वायरस के बारे में लूसेंट में दिया हुआ है, लेकिन हमको इतना ज़्यादा स्टडी नहीं था कि 2020 में ऐसा भी कुछ हो जाएगा। तो हमने 2020 में सीखा ना, उसका एक नया नाम सीखा कोविड-19। अब हमारे जो अभी वो हैं सांसद महोदय हैं देहरादून से, वो तीरथ सिंह रावत जी, वो कोविड-19 को परसों एक साक्षात्कार में बोल रहे हैं, कोविड-19 को बोल रहे हैं कोविड-1999 यानी कोविड 1999। तो ऐसी स्थिति जिस व्यक्ति की हो, नेताओं की, तो सोचो ऐसा व्यक्ति आपको बनना है या फिर जानकार व्यक्ति बनना है, तो आपको जानकार होना चाहिए ना। तो इसीलिए प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। तो गणदेश सेवा संघ 1938 में बना था, टिहरी प्रजामंडल 1939 में बना था। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, गणदेश सेवा संघ दिल्ली में स्थापित किया गया था और टिहरी प्रजामंडल देहरादून में स्थापित किया गया था। दोनों सिरदेव सुमन के प्रयासों से बने। तो गणदेश सेवा संघ का जो उद्देश्य था वो अलग था, प्रजामंडल का उद्देश्य अलग था। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है, जो गणदेश सेवा संघ है ना, ये आगे चल के इसका नाम बदल गया और इसका नाम हो गया हिमालय सेवा संघ। अब दोस्तों इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, समूह गौ के एक एग्जाम में आया था हिमालय सेवा संघ की स्थापना कब हुई, तो आंसर होगा 1938। ठीक है, तो एकदम से चौंका देगा आपको, हिमालय सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई पूछेगा तो गणदेश सेवा संघ ही हिमालय सेवा संघ है। ओके, आगे चल के एक एनजीओ की तरह उसने कार्य किया। 1946 ईस्वी में हल्द्वानी में कांग्रेस के एक अधिवेशन में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में पृथक राज्य की मांग की गई। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया। 1946 में हल्द्वानी में एक अधिवेशन हुआ और बद्रीदत्त पांडे ने अध्यक्षता करी वहाँ पे, तो वहाँ पर भी इस राज्य की मांग की गई। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको दे रहा हूँ आज का, वो है दोस्तों, मुझे पूरी मतलब आशंका है कि ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले पेपर में, क्योंकि इसके अगल बगल के भाई लोग, बहन लोग, चेले चपाटे जितने हैं सब एग्जाम में आ गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी क्या क्वेश्चन पिछले साल आया था, वो भी दिखाऊंगा। तो इसके चेले चपाटे सब आ चुके हैं, ये नहीं आया है एग्जाम में, तो उम्मीद करता हूँ अगले साल इसी की बारी होनी चाहिए। ठीक है, 1950 ईस्वी में पर्वतीय विकास जन समिति बनाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना कब हुई, 1950 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला टॉपिक जो है दोस्तों, 1955 ईस्वी में फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन की बात कही थी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। एग्जाम में ऐसे आ चुका है कि किस वर्ष फजल अली आयोग की स्थापना हुई थी, 1955 में, या फिर और वैसे भी आपको बताया राज्य पुनर्गठन आयोग भी बना था, है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फजल अली आयोग ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको एक नया राज्य बना दो, लेकिन अफसोस हमारे लोगों ने ही हमारी नहीं सुनी। और सबसे दुख की बात, जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत उस समय जो है वो होम मिनिस्टर थे और जो कि कर सकते थे इस चीज़ को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो 1955 में फजल अली आयोग ने ऐसा बोला था। तो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार समूहों में आ चुका है कि किस आयोग ने सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य को पृथक राज्य बनाने के लिए मांग उठाई थी। तो दोस्तों आपका आंसर होगा फजल अली आयोग। कॉमन सा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो आपके लिए मैं लाया हूँ पर्वतीय राज्य परिषद।
पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना जो हुई दोस्तों 24-25 जून 1967 ईस्वी में हुई। इस क्वेश्चन को कई बार आयोग तोड़ मरोड़ के दे रहा है, आपको घबराने की बात नहीं, आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों रामनगर में और इसके अध्यक्ष थे दया कृष्ण पांडे। अब दोस्तों समूह गो की 2018 में एक एग्ज़ाम में देखा गया, बल्कि हाँ 28 अक्टूबर 2018 का पेपर था, यही क्वेश्चन घुमा दिया गया। पर्वतीय राज्य परिषद को उसने हिल स्टेट काउंसिल दे दिया। देखो पर्वतीय मीन्स हिल, राज्य मीन्स स्टेट, परिषद मीन्स काउंसिल, हिल स्टेट काउंसिल। एग्जाम में आ गया हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई, लेकिन दोस्तों वहाँ ऑप्शन में 67 था ही नहीं। ऑप्शन में 1973 था, आई थिंक 67 भी था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, और आयोग ने 73 को सही दे दिया। फिर बाद में प्रत्यावेदन लगे तो आयोग ने उसको काट के गलत किया और फिर जो है 67 उसमें ऑप्शन में ऐसा नहीं था कुछ, तो आयोग ने उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ 6 क्वेश्चन डिलीट किए थे जो 28 अक्टूबर 2018 को एग्ज़ाम हुआ था। उसमें हमारे मित्र विनोद बर्थवाल जी ने टॉप किया था पूरे उत्तराखंड में, और बहुत मेरे दिल से वो मेरे दोस्त हैं, पिछले 4-5 सालों से मैं उनको जानता हूँ अच्छे से, देहरादून में भी कई बार मिले हैं, लेकिन अफसोस अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी इस सरकार ने। 28 अक्टूबर 2018 से एग्ज़ाम पास करके बैठा हुआ है लड़का, तो ये स्थिति हमारे राज्य की है। चलिए होता है, किस्मत की भी कुछ बात है। तो हिल स्टेट काउंसिल अगर दोबारा पूछा जाता है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 67 को सही कीजिएगा, ठीक है। ओके, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक चीज़ बता दूं, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ लिख के कि आज की जो क्लास है इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनके बिना पेपर बन ही नहीं सकता। जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे चंद्रवंश पवार वंश है, आपने अगर ये कतई नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपके 2-4 क्वेश्चन गए। क्यों? क्योंकि चंद्रवंश पवार वंश कत्यूर वंश, अगर इससे क्वेश्चन एक भी नहीं बना तो समझ लीजिए आपका पेपर ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रवंश पवार वंश कत्यूरी वंश से पेपर नहीं बनेगा क्वेश्चन, तो भाई सारा का सारा उनको प्रशासनिक देना पड़ेगा ना, फिर भूगोल देना पड़ेगा उत्तराखंड का। तो जिससे क्या होगा कि, और वो कहाँ मिलेगा आपको? परीक्षा वाणी में मिलेगा। तो अजय रावत की बुक की तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, और आपको पता है कि हिस्ट्री में अजय रावत के बराबर पकड़ किसी की नहीं है। और उत्तराखंड प्रशासन में माननीय अजय रावत की एक अपने आप में छाप है, उनका अपना स्थान है, इसलिए उनके क्वेश्चन इसलिए भी बनते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। माना मैं यही अध्यापन अगले 20 साल तक करते रहूँगा, तो 20 साल में जब आप मुझे आज इतने लोग जानते हो, तो 20 साल में इसके 20 गुना लोग मुझे जानने लग जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी जानने लग जाएंगे, तो वो लोग फॉलो करते हैं। और ऊपर से जो अजय रावत जी हैं वो तो एक IAS अफसर भी हैं, तो दोस्तों इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए उनकी बुकों को ज़्यादा जो है हाईलाइट किया जाता है, और उनकी बुकों से क्वेश्चन भी आते हैं। प्रशासन डायरेक्ट उसको देखता है, और उसमें गलत भी नहीं है दोस्तों। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा एग्जाम में आती हैं, जैसे चंद्रवंश पवार वंश कत्यूर वंश, वो हमेशा आता है, तो समझ लीजिए ये पोर्शन भी हमेशा आएगा। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड का, आधुनिक उत्तराखंड का ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो राज्य आंदोलन की लड़ाई थी, उसके बिना फिर पेपर अधूरा है, ठीक है। तो दोस्तों कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा आपको पूछा जाएगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अक्टूबर 1970। आपने अगर इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छे से नोट्स बना लें, एक भी चीज़ मत छोड़ना, छोटी से छोटी चीज़ को वो पूछ लेगा। ओके, तो कामरेड PC जोशी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1973 ईस्वी में प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से दिल्ली बोट क्लब तक पदयात्रा निकाली गई। ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्योंकि आयोग को कुछ भी नया चाहिए। ऐसे कह देगा किसके नेतृत्व में 1973 ईस्वी में बद्रीनाथ से दिल्ली बोट क्लब तक पैदल यात्रा निकाली थी, तो सही आंसर होगा प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वह है उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना कब हुई। और दोस्तों आपको पता है जो क्वेश्चन चटपटा होता है, खट्टा मीठा, वो ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना 1979 में 53 सिंह नेगी ने की। दोस्तों हल्के में मत लीजिएगा, इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, क्वेश्चन ये बनते ही बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये याद भी करना है, आपको समझना भी है, चाहे रट्टा मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपकी जुबान पे ये क्वेश्चन होना चाहिए। आप अगर नींद में भी हो, किसी ने पूछ लिया तो फट से आंसर आना चाहिए,
24-25 जुलाई, अगला जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ 24-25 जुलाई दोस्तों 2 दिन का ये सम्मेलन था। 24-25 इसलिए लिखा है, जुलाई 1979 ईस्वी को मसूरी में पर्वतीय जन विकास समिति का एक सम्मेलन हुआ। जो 1950 में पर्वतीय जन समिति बनी थी दोस्तों, उसका एक सम्मेलन हुआ। इसमें उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। तो आपको एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस समिति से हुआ था? पर्वतीय जन विकास समिति के द्वारा। तो दोस्तों उस समय यूकेडी का गठन हुआ था 1979 में 25 जुलाई, और उसके अध्यक्ष कौन थे? देवीदत्त पांडे थे दोस्तों। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के ये हेड भी बने थे। इसका उद्देश्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य स्थापित करना था। तो दोस्तों जो हमारे देवीदत्त पांडे जी थे, उनके नेतृत्व में ये यूकेडी बनी थी और कई लोगों ने इसमें योगदान दिया था, ऐसा नहीं कि एक अकेले उन्होंने दिया था। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य था, उस समय ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, उस समय 13 जिलों की बात नहीं की गई थी, बल्कि उस समय बात की गई थी केवल 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक नया राज्य स्थापित किया जाए। तो राज्य आंदोलन में यूकेडी का बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। 1987 ईस्वी में यूकेडी का विभाजन हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और काशी सिंह एरी के हाथ में सत्ता आ गई। काशी सिंह एरी जी आज भी जिंदा हैं, और कहीं ना कहीं एक बात कहूँ, थोड़ा बुरी तो लगेगी, आज यूकेडी का जो पतन हुआ है वो इसी कारण से हुआ, जो कि यूकेडी आज जो टूट गई वो 2 भागों में टूटने की वजह से ये सब हुआ। तो 1987 ईस्वी में यूकेडी का विभाजन हो गया दोस्तों। काशी सिंह एरी जी अध्यक्ष बन गए। 23 अप्रैल 1987 के दिन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 23 अप्रैल 1987 के दिन यूकेडी के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने संसद में पत्र बम फेंक दिया। अब दोस्तों ये क्या हुआ मैं बताता हूँ, ये बताऊँगा आपको। संसद में पत्र बम फेंक दिया, जिसके कारण उनको फिर जो है जेल भी जाना पड़ा था दोस्तों। ऐसे गदावर नेता हमारे पास थे, ऐसे राज्य आंदोलनकारी थे त्रिवेंद्र पवार। त्रिवेंद्र नाम है तो थोड़ा सा अटपटा, इस नाम को तो कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन त्रिवेंद्र रावत नहीं है, त्रिवेंद्र पवार है दोस्तों, ठीक है। तो त्रिवेंद्र पवार ने संसद में पत्र बम फेंक दिया। तो दोस्तों पत्र बम उन्होंने संसद में फेंका, तो ये एक प्रकार की संसद की अवमानना थी। जिस प्रकार से देखा आप लोगों ने, मैं 9 मार्च के दिन टैंकी पर चढ़ गया था तो फिर मुझे जेल भेज दिया था, इसी प्रकार से त्रिवेंद्र पवार जी को भी जेल में भेज दिया। 23 अप्रैल 1987 के दिन उन्होंने जो है एक पत्र बम फेंक दिया संसद में, कि उसमें क्या लिखा था कि उत्तराखंड राज्य को अलग राज्य बनाओ, यूपी से एक पर्वतीय राज्य उत्तराखंड या उत्तरांचल बनाओ। तो ऐसी बात, इस बात को मांग को लेकर के पत्र बम उन्होंने संसद में फेंक दिया, जिसके कारण उनको गिरफ्तार करके बाद में उनको यातनाएं झेलनी पड़ी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। 1987 में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में भाजपा का अल्मोड़ा में सम्मेलन हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी तो थे ही बड़े खतरनाक आदमी। तो दोस्तों उन्होंने अल्मोड़ा में सम्मेलन किया। वहाँ पर उन्होंने कहा कि एक नया पर्वतीय राज्य बनाएंगे और उसका नाम क्या रखेंगे? उत्तरांचल। तो इसीलिए आपको पता होगा जब हमारा राज्य बना था 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 में, तो राज्य का नाम क्या रखा गया था? उत्तरांचल। बाद में तथ्यों के आधार पर और स्कंद पुराण के आधार पर उत्तरांचल हटा के उत्तराखंड हो गया 1 जनवरी 2007 से, आपको पता ही है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना। दोस्तों 100 बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है एग्जाम में। 1988 ईस्वी में, बल्कि डेट भी याद होनी चाहिए, 30-31 मई 30-31 मई 1988 में, डेट सही याद होना चाहिए दोस्तों। कभी डेट पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। शोभन सिंह जीना ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, ये डेट सहित आपको याद होना चाहिए। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष मोर्चा, इसकी स्थापना दोस्तों 1989 में हुई थी। कुछ भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, कुछ भी छोटे से छोटा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये तो याद करना ही। इसके बाद एक बार आज फिर बोल रहा हूँ मैं, जब मेरे ये नोट्स बना रहे होगे आप तो परीक्षा वाणी भी बाद में पढ़ लेना। वैसे मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है उसमें से। मैंने भी दोस्तों फिर बता दूँ, हम भी एक स्रोत के तहत ही काम करते हैं, हमने भी उसी से ये लिए हैं। लेकिन आपको फिर भी मैं कह रहा हूँ एक बार इनको पढ़ने के बाद परीक्षा वाणी भी देख लीजिएगा। एक भी सिंगल चीज़ उसमें से छोड़ना मत, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। यूके SSSC बड़ी चालाकी से पेपर बनाता है, जो कभी नहीं दिया होता है उसको दे देता है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मेरा कर्तव्य आपको बताना है, बाकी पढ़ना आपका काम है। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष मोर्चा कभी भी पूछा जाएगा दोस्तों तो उसका सही आंसर होगा आपका 1989। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1990 ईस्वी में यूपी विधानसभा में पृथक राज्य हेतु पहला प्रस्ताव जो लाया था दोस्तों, वो जसवंत सिंह बिष्ट जी लाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में आ जाएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में वह पहला विधायक कौन था जो उत्तराखंड राज्य हेतु जो है विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आया था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो प्रस्ताव लेकर के आए थे, जसवंत सिंह जसुदा बोलते थे उनको, बिष्ट जी लाए थे, यूकेडी की वो विधायक थे दोस्तों। ठीक है, तो यूकेडी की पार्टी तो 1979 में बन चुकी थी, 1990 में उनका विधायक जो था उन्होंने उत्तराखंड के लिए प्रस्ताव रखा वहाँ पे। यूकेडी का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूकेडी का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है मैं बताता हूँ दोस्तों। जुलाई 1992 ईस्वी की बात है। यूकेडी ने एक बड़ा दस्तावेज जारी किया अपना, और एक मांग पत्र जिसको कह सकते हैं, जिसको यूकेडी का ब्लूप्रिंट कह सकते हो आप। तो दोस्तों गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव रखी। उन्होंने कहा कि गैरसैंण राजधानी होगी और उसका नाम क्या रख दिया, चंद्रनगर। चंद्रनगर किसके नाम पे रखा, बीरचंद गढ़वाली के नाम पे। और उन्होंने कहा कि हमको 8 जिलों से मिलकर एक पर्वतीय राज्य चाहिए जिसकी राजधानी होगी गैरसैंण। इसको यूकेडी का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। 1992 में आया था दोस्तों। इसके बाद राज्य आंदोलन की जो मांग थी वो दोस्तों बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई। तो दोस्तों उसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उन दिनों, तो उन्होंने एक समिति बनाई, कौशिक समिति। तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि रमाशंकर कौशिक समिति की स्थापना क्यों की गई या कब की गई। तो दोस्तों यहाँ पर कब की गई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए ना तो बहुत सारे लोग गलत कर देंगे। मैंने कई बार क्लास में पूछ के भी देखा ये क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं। अगर बोलेगा कौशिक समिति की स्थापना कब हुई तो 1993 ईस्वी में, न कि 94। ध्यान दीजिएगा, कौशिक समिति का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था मुलायम सिंह यादव द्वारा। 1994 कहीं कहीं बुकों में दिया होता है, लेकिन दोस्तों 1994 में उसकी रिपोर्ट आई थी। दोनों क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, तो 1993 में गठित हुई, 94 में उसकी रिपोर्ट आई। राजधानी गैरसैंण बनाने की बात उसने की थी, उन्होंने कहा था राजधानी को गैरसैंण बनाओ। और दोस्तों एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि उद्देश्य क्या था कौशिक समिति का। कौशिक समिति, रमाशंकर कौशिक जी थे, रिटायर्ड जज थे, तो उनके नाम से एक समिति बनाई गई, उनको अध्यक्ष बनाया गया। उनके सामने ये बात कही गई कि आप राज्य गठन के बारे में व्यवस्थाएं देखिए और कैसे राज्य की संरचना होगी और कहाँ राज्य की राजधानी होगी। स्थायी राजधानी या अस्थायी राजधानी की बात वहाँ पर नहीं की गई थी। वह अब मैं आपको एक समिति आगे और बताऊंगा, इसमें और इसमें अंतर भी यही है दोस्तों। तो वहाँ पर कोई स्थायी राजधानी की बात नहीं की गई थी, ये कहा गया था कि राजधानी कहाँ बनेगी आप ये डिसाइड कीजिए। तो उन्होंने फिर लोगों से मत भी लिए थे लोगों के, तो फाइनली 68% लोगों ने यही बोला था कि राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए। तो कौशिक समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट जो है जारी करी। उन्होंने कहा कि राजधानी जो है वो गैरसैंण बननी चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक रोचक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आपको बड़ी रोचक बात बताना चाहता हूँ मैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ, यह जो है टैंकी है, ये मेरे दिमाग में पूरा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है इस प्रकार से। यह टैंकी देहरादून के सर्वे चौक की टैंकी है जिस पर मैं चढ़ा था। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर खड़ा था, यहाँ नीचे सड़क पे नीचे डीआईजी महोदय थे, डीआईजी अरुण मोहन जोशी जी। तो उन्होंने जब मेरे से यहाँ से फ़ोन संपर्क किया तो बोला कि बेटा ऐसा है, मैं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में एसआईटी गठित कर दिया हूँ और एसआईटी की रिपोर्ट आ रही है और उसकी जांच चल रही है। बेटा तू कानून को क्यों नहीं मानता है, नीचे उतर जा। ये बात मैं आपको 9 मार्च की बता रहा हूँ, 9 मार्च 2020 की। तो दोस्तों मैंने उनसे क्या कहा वो ध्यान से सुनिएगा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं आपकी जो ये एसआईटी की रिपोर्ट है इसको नहीं मानता, जांच को नहीं मानता। बोले क्यों? मैंने कहा मैं आपका सम्मान करता हूँ लेकिन ये एसआईटी की रिपोर्ट का सम्मान नहीं करूँगा। तो बोले ऐसा क्यों भाई? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर जब रमाशंकर कौशिक समिति 1993 में बनी, 94 में उसने अपनी रिपोर्ट दी, कहा कि राजधानी गैरसैंण बनाओ, तो इस राज्य सरकार ने उसकी बात नहीं मानी। उस समय मुलायम सिंह यादव ने उसकी बात नहीं मानी। आगे चल के 2003 में वीरेंद्र दीक्षित समिति आई, तो वीरेंद्र दीक्षित समिति ने बोला कि राजधानी, स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाओ।
2008 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को। और उस समय सरकार में भी कौन थे? खंडूरी जी थे, यही बीजेपी की सरकार थी। और उन्होंने क्या कर दिया? उस रिपोर्ट को देखा, अनदेखा कर दिया। तो जब ये कौशिक समिति, वीरेंद्र दीक्षित समिति की रिपोर्ट को बदल सकते हैं, उसकी अवमानना कर सकते हैं, तो आप तो एक डीआईजी हो और आपकी रिपोर्ट की जो एसआईटी की जो जांच होगी, अगर वो सही हमारे फेवर में आ भी गई तो कौन सा ये सरकार मान जाएगी? तो दोस्तों उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला अरे ये तो पढ़ा लिखा बंदा है, उनके ये शब्द थे। तो मैंने ऊपर से बोला कि महोदय आप क्या समझते हो, क्या कोई जो है इंगारू घिंगारू या सड़क चलता आदमी टैंकी पे चढ़ा है? तो ये आपकी भूल है, हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं और पढ़ाने वाले लोग हैं। तो दोस्तों ऐसा जब उन्होंने देखा तो उसके बाद वो फिर वहाँ पे नहीं आए, चले गए। तो फिर उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से क्या कहा यह वही जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो नीचे लड़के थे उन पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो पढ़ा लिखा इंसान ऊपर चढ़ा है, ये नीचे उतरने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि उस समय पे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और सारा की सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के ऊपर डाल दी कि या मारो या मरो, लेकिन इस लड़के को नीचे उतारो। तो ये जो है, और ताकि नीचे उतर जाए तो हम इसको जेल में डाल दें और इसके हौसले को तोड़ दें। कोरोना संकट काल के बाद दोस्तों मैं अपने दुगने उत्साह के साथ फिर से लड़ूंगा इस फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल था, इसको अन्यथा न लें। तो कौशिक समिति जो थी ये थी दोस्तों, कौशिक समिति ने बोला था कि गैरसैंण को राजधानी बनाओ। 21 जून 1994 को रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी हुई और अगस्त 1994 में विधानसभा में पास हो गया। ठीक है, गैरसैंण बनाने का, लेकिन बना नहीं आगे चल के, आपको पता ही है। 1994 ईस्वी में आरक्षण की एक नीति आई थी दोस्तों, इस पर भी क्वेश्चन आता है। वर्तमान में आरक्षण की नीति अलग है। 1994 में जो मुलायम सिंह यादव ने आरोप भी लगे उन पर कि उन्होंने यादवों के लिए सब कुछ किया, तो एक आरक्षण की नीति आई दोस्तों। उसमें ये कहा गया कि एससी को 21% आरक्षण होगा, जो वर्तमान में 19% है, और एसटी को होगा 2%, और दोस्तों ओबीसी को होगा 27%, जो कि दोस्तों गलत था। और इसके खिलाफ ये तीनों आंकड़े याद कीजिएगा दोस्तों, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 1994 के अनुसार ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? 27%। वर्तमान में 14% दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उस समय इसके विरोध में इंद्रमणि बडोनी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे, और दोस्तों इसी अनशन की वजह से उनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। जैसे कई सारे दोस्तों ने मुझे बीच में कह दिया था कुमाऊं का गांधी, ये सब करके, तो दोस्तों उस समय हाईलाइट हो गए थे इंद्रमणि बडोनी जी। इंद्रमणि बडोनी जी को उस समय जो है उत्तराखंड का गांधी नाम दिया गया था। और दोस्तों उसके बाद ये जो आरक्षण था ये बदल गया, ये चेंज करना पड़ा सरकार को। उसके बाद अगला जो दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है खटीमा कांड। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था दोस्तों, 1 सितंबर 1994 को। इसमें 25 लोग मारे गए थे और पूर्व सैनिकों की ये रैली थी दोस्तों। हुआ क्या था दोस्तों, जो पूर्व सैनिक थे, रिटायर्ड सैनिक, उन लोगों ने ये रैली निकाली थी और इस रैली में पुलिस ने जो है गोलीबारी कर दी, गोली चला दी, जिसमें कई लोग 25 लोग मारे गए थे। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ दोस्तों, जो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि हमारा राज्य जो उत्तराखंड अलग हुआ, यह शहादत से बना था 9 नवंबर सन 2000 को। तो इस पृथक राज्य आंदोलन के दौरान कितने लोग शहीद हुए टोटल, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखता हूँ आपको अपने राज्य के बारे में कितना पता है। 1 2 3 4 5 2 100 50 150 50 40 42 कितने लोग थे वो जो शहीद हुए, उनका पूरा नाम और पूरी लिस्ट है दोस्तों, वो आपने कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, तो ये है खटीमा कांड। उसके बाद है दोस्तों मसूरी कांड। ये एक सीक्वेंस है दोस्तों, अगले ही दिन मसूरी कांड हो गया क्योंकि वहाँ पर विरोध हुआ। तो दोस्तों 2 सितंबर 1994 को इसमें 2 महिलाएँ भी जो है शहीद हो गई थी, इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों महिलाओं का नाम आपको पता होना चाहिए, बेलमती चौहान और हंसा धनाई। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, ये इन दोनों महिलाओं का नाम याद करना और डेट याद करना, बाकी इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। 7 आंदोलनकारी इसमें मारे गए थे। मसूरी के झूला घर में ये हुआ था दोस्तों। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, डीएसपी जो पुलिस के थे उमा शंकर त्रिपाठी, वह भी इसमें शहीद हो गए थे, तो भीड़ ने उनको मार दिया था। तो दोस्तों ये भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रामपुर तिराहा कांड।
आई होप आपको पता होगा इसके बारे में। यहाँ पर हमारे यहाँ की महिलाओं के साथ बड़ा ही दुराचार हुआ था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो मैं आपको शायद बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। कई लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। रामपुर तिराहा कांड कहिए या मुजफ्फरनगर कांड कहिए, बात एक ही है दोस्तों, उसी का एक नाम है। हुआ क्या था दोस्तों कि यूकेडी के नेतृत्व में दिल्ली में जो है जाया जा रहा था। दिल्ली के में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था 2 अक्टूबर 1994 को, कि एक बड़ी मात्रा में भीड़ वहाँ पर आंदोलन हो, दिल्ली में आंदोलन के रूप में भीड़ इकट्ठा हो। तो हमारे कुमाऊं गढ़वाल से गाड़ियाँ भर भर के वहाँ जा रहे थे लोग। तो रात में 12 बजे के आसपास इन्होंने जो है रामपुर तिराहे पे पुलिस ने उनको रोक लिया। अब जिसकी सरकार होती है पुलिस रोकती है, आपको पता है। सरकार की मंशा भी ऐसी नहीं थी, लेकिन वो होते होते बड़ा ही विकट हो गया। पुलिस ने गाड़ी के कागज़ देखने के बहाने रोका। मतलब जो मुलायम सिंह सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि किसी भी प्रकार से ये भीड़ दिल्ली जाए, तो उन्होंने बसों को रोकना शुरू कर दिया और उनके कागज़ वगैरह चेक करने। अब ऑब्वियसली बात है, बसों में कौन थी, महिलाएं भी थी, तो पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी। तो हमारे पुरुषों ने थोड़ा उनसे झड़प करी, वो तो होता ही है दोस्तों, आंदोलनकारी तो अब बहस तो होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे लोगों ने महिलाओं को आगे किया। तो महिलाओं ने भी, हमारे यहाँ की महिलाएं वैसे ही बहुत साहसी होती हैं। कहा भी गया है कि फूल नहीं चिंगारी है, यह उत्तराखंड की नारी है, कहा जाता है ना। तो दोस्तों उस ताकत को अपनी पहचानिए। तो हमारे माताएं बहनों ने आगे बढ़ के जब उनका विरोध किया, तो होते होते क्या हुआ कि पुरुषों को तो कुछ लाठी डंडे पड़े ही, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो गया। और रात्रि का वो समय था, तो हो सकता है कुछ शरारती तत्वों ने भी उसमें जो है अपना करतब दिखाए हों। तो वो बड़ा ही हाईलाइट हुआ और आगे चल के उसकी बड़ी निंदा हुई। रामपुर तिराहा कांड उसको कहा जाता है। हमारे लोगों के साथ बहुत बदतमीजी हुई। तो दोस्तों यही कारण है कि उत्तराखंड में मुलायम सिंह यादव कभी सरकार नहीं बना पाए, कभी जो है अपना वर्चस्व नहीं ला पाए। उसका कारण ही रामपुर तिराहा कांड है। 3 अक्टूबर 1994 के दिन भड़के आंदोलनकारियों आंदोलन में शहीद। तो दोस्तों अगले दिन फिर लोग भड़क गए, तो बहुत सारे लोग फिर शहीद हुए। देहरादून में राजेश पंत, दीपक वालिया, जयानंद बहुगुणा वो शहीद हो गए। नैनीताल में जो प्रताप सिंह बिष्ट थे वो शहीद हो गए। दोस्तों श्रीयंत्र टापू, दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप 66 के एग्जाम में आया भी था। श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में, यहाँ पर यशोधरा बैजवाल और राकेश रावत ये दोनों शहीद हुए थे। खास तौर पर यशोधरा बैजवाल का नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह एक महिला है। और कई बार एग्जाम में आ जाता है कि राज्य आंदोलनकारी में कि इसमें कौन महिला शामिल नहीं थी या कौन थी, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों रामपुर तिराहा कांड को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, किस कांड को, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहकर पुकारा गया और पूरे विश्व में इसकी निंदा हुई थी। 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने की थी? HD देवगौड़ा ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम नया राज्य उत्तराखंड बनाएंगे या उत्तरांचल बनाएंगे। 27 जुलाई सन 2000 के दिन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। दोस्तों बहुत कम लोगों को ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि सबको 1 अगस्त याद होता है। 1 अगस्त को तो पास हो गया। ध्यान से सुनिए, 27 जुलाई सन 2000, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों, आया नहीं अभी तक, ये इसकी बारी है। 27 जुलाई सन 2000 के दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, रखा गया लोकसभा में। और दोस्तों 4 दिन बाद 1 अगस्त सन 2000 को यह विधेयक लोकसभा में पास हो गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, लेकिन 27 जुलाई वाला क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। आपको यह भी तैयार करके रखना है। बिल्कुल अगर जंग में जा रहे हो तो बिल्कुल भाले, बाण, करतब, तलवार, बंदूक सब लेके जाना है दोस्तों, ठीक है। और बम भी लेके जाना है। अगर बम नहीं ले जाओगे तो फिर एक साथ बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो कैसे मारोगे। तो दोस्तों लोकसभा में कब पास हुआ था? देखो प्रस्तुत किया गया 27 जुलाई को, पास हुआ 1 अगस्त को, और राज्यसभा में पास हुआ 10 अगस्त को। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। 28 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायण ने इसको मंजूरी दे दी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 9 नवंबर
सन 2000 को देश का 27वां राज्य बन गया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक चीज़ और कि नवंबर सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे। कौन नए राज्य बने थे? 3 नए राज्य बने थे। अब सबको नाम भी पता है, जैसे कि दोस्तों छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था और उत्तराखंड नया राज्य बना था और दोस्तों झारखंड नया राज्य बना था। 3 नए राज्य बने थे। अब अगर मैंने कई बार छात्रों से पूछा भी है ना, मैं छात्रों के मन की बात जानता हूँ कि सबको ये पता होता है 27वां राज्य हमारा था और वो क्या था? उत्तराखंड था कि नहीं? अब दोस्तों एक बना था 26वां, एक बना था 27वां, एक बना था 28वां, मतलब 25 राज्य पहले थे। 3 राज्य नवंबर 2000 में बने थे। अब दोस्तों कन्फ्यूजन लोगों को ये होता है कि 27 में जो झारखंड बना था या 28 में जो झारखंड बना था या 26 में झारखंड बना था। 27वां उत्तराखंड था, ये तो सबको पता होता है, लेकिन दोस्तों अपना राज्य तो सबको पता है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि पहले छत्तीसगढ़ बना कि झारखंड बना। तो दोस्तों मैंने इसके लिए एक ट्रिक आपके लिए रखी है, जिसको याद नहीं होता है तो वो ट्रिक है कि गढ़ के हो गए खंड खंड, गढ़ के हो गए खंड खंड। तो दोस्तों पहले बना गढ़, गढ़ मतलब क्या हुआ? छत्तीसगढ़। तो दोस्तों जिसको नहीं पता था आज अच्छे से समझ लीजिएगा, और मैं गारंटी से बता रहा हूँ करीब 90 लोग मेरी क्लास में हैं, तो इसमें से बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगी जो बिल्कुल सीक्वेंस से याद होगा। पता सबको होता है, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाता है कि पहले छत्तीसगढ़ बना कि झारखंड बना। तो दोस्तों 1 नवंबर को बना छत्तीसगढ़, यानी गढ़ बना। तो गढ़ के हो गए खंड खंड। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना और 9 नवंबर को कौन बना? हमारा उत्तराखंड। ये तो सभी को पता होता है। गढ़ के हो गए खंड खंड और फिर 15 नवंबर को बना झारखंड। तो 15 नवंबर को झारखंड और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, ये याद कर लीजिएगा। कई बार ये सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, और नहीं भी आए क्वेश्चन दोस्तों, समाज में 4 लोगों के बीच बैठे होगे, कहीं पर अगर ज्ञान दे रहे होगे ना लोगों को, और किसी ने बोल दिया तेरे को बड़ा ज्ञान है भाई, चल बता कि छोटा सा एक सामान्य सा क्वेश्चन बता कि भाई 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर को 3 नए राज्य बने थे, है ना। उसके बाद तो हमारा राज्य यही बना, तेलंगाना ही बना है। उत्तराखंड बनने के बाद कोई राज्य नहीं बना है, क्योंकि अपना 28 राज्य बन चुके थे। उसके बाद 29वां तेलंगाना बना 2014 में 2 जून। तो वो पूछ लेगा बता 1 नवंबर को कौन सा बना, 15 नवंबर को कौन सा बना। तो पता चला कि तुम यहाँ छत्तीसगढ़ बता रहे हो, यहाँ झारखंड। गलती मत करना, ट्रिक शेक के तहत जैसे मैंने याद किया है, गढ़ के हो गए खंड खंड। पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर खंड उत्तराखंड, फिर झारखंड लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद 28वां राज्य झारखंड था, और उसके बाद 29वां राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है। और उसके बाद अभी आपको पता है अब जम्मू कश्मीर को भी जो है राज्य से हटा करके उसको केंद्र शासित में कर दिया गया है। वो आपको पता ही है, 29 से अब 28 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था आपके लिए उत्तराखंड राज्य की स्टोरी। किस कमेटी के रिपोर्ट के बाद ऊधम सिंह नगर को उत्तरांचल में शामिल किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऊधम सिंह नगर को शामिल किया गया जॉर्ज कमेटी की सिफारिश के बाद। जॉर्ज कमेटी 29 जुलाई सन 2000 के दिन इसने ये अपनी रिपोर्ट दी थी, और ये पंतनगर आई थी, इन्होंने सर्वे किया। तो जॉर्ज कमेटी जो थे, जॉर्ज उनके अध्यक्षता में इसको बनाया गया, और फिर हमको उत्तरांचल में ऊधम सिंह नगर को शामिल कर दिया गया था। और दोस्तों आपको बता दूं, हमारे जितने भी 13 जिले हैं उत्तराखंड राज्य बनने से पहले के हैं। इस निकम्बी सरकार ने, बीजेपी और कांग्रेस ने 20 वर्षों में एक भी नया जिला बना करके नहीं दिखाया। जबकि आपको पता है 4 नए जिलों की घोषणा खंडूरी जी ने 2012 में करी, और वो घोषणानंद ही रह गई, ठीक है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों गढ़वाल जागृति संस्था। 1939 ईस्वी में पौड़ी में ये बनाई गई थी दोस्तों, गढ़वाल जागृति संस्था। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल ने इसको बनाया था दोस्तों। उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी स्थापना, इसको UPFP कहा जाता है, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट। 16-17 अप्रैल 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौशिक समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट में राजधानी गैरसैंण बनाने को कहा था, मैंने पहले ही बता दिया आपको। बाबा मोहन उत्तराखंडी दोस्तों, बाबा मोहन उत्तराखंडी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। बाबा मोहन उत्तराखंडी
8 अगस्त सन 2004 के दिन गैरसैंण राजधानी हेतु चमोली के बैनीताल में शहीद हो गए थे। दोस्तों उन्होंने समाधि दे दी थी जल में, और दोस्तों उनकी मृत्यु के बाद फिर ये वीरेंद्र दीक्षित समिति का कार्य तेज़ी से हुआ और उसने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। तो बाबा मोहन उत्तराखंडी का संबंध किससे अगर पूछा जाएगा तो वो गैरसैंण राजधानी से है। ठीक है। उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तरांचल प्रदेश नामक जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, वह लिखी है भगत सिंह कोश्यारी जी ने, और इसमें गैरसैंण राजधानी का समर्थन किया गया। भले ही दोस्तों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं सब, लेकिन ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी। अगला है दोस्तों, यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, दीक्षित समिति। ये वही दीक्षित समिति जो बता रहा था, वीरेंद्र दीक्षित समिति। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, गठन हुआ था 1 फरवरी 2003 में स्थायी राजधानी के चयन के लिए। और दोस्तों इसकी रिपोर्ट आई थी 17 अगस्त 2008 को। उसने कहा था राजधानी को गैरसैंण बनाओ, और लेकिन सरकार ने आज तक नहीं बनाया। और अब आप लोगों और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भाजपा गवर्नमेंट ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो किया है, लेकिन देखते हैं कि वो घोषणा कब तक पूरी होती है। अगर पूरी हो जाए तो स्वागत योग्य है, नहीं पूरी हो तो हम क्या करें। थैंक यू, जय उत्तराखंड। और यह मेरा सिग्नेचर है यहाँ पे। धन्यवाद सभी लोगों का क्लास देखने के लिए। और दोस्तों जो लोग क्लास को इधर उधर शेयर कर रहे हैं, कृपया ऐसा न करें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और समय से नोट्स बनाएं।